सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो सत्र के प्रारंभ का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम भाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो भाषा के बारे में बताने से पहले मैं कुछ उदाहरण दिखाना चाहूँगी। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है? एक स्त्री है और एक छोटा सा लड़का है। स्त्री का कहना है देखो कितनी सुंदर कार है। लड़का कह रहा है हम कब ऐसी गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है। अब एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। यहाँ 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। शाबाश, पिता का कहना है, शाबाशी देते हैं। और देखते हैं मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ ज़रूर बनना। एक और उदाहरण, आओ दोस्तों मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। तो इन सभी उदाहरणों में हम लोगों ने क्या देखा कि सब लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो यह जो बातचीत करने का साधन है इसे क्या कहेंगे बच्चों? बातचीत करने के साधन को क्या कहते हैं? इसी को तो भाषा कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग भाषा की परिभाषा जानें कि भाषा की क्या परिभाषा हो सकती है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। भाव और विचार सुनकर, बोलकर, पढ़कर व लिखकर प्रकट किए जाते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं। अभी कक्षा में क्या हो रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ पर भी भाषा का प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग भाषा के बारे में, भाषा के रूप के बारे में जानेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं, कौन कौन से रूप हैं। ठीक है। तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप। कितने रूप हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। तो मौखिक भाषा के उदाहरण पहले जानेंगे। मौखिक भाषा की परिभाषा जानने से पूर्व हम लोग मौखिक भाषा के कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखेंगे। अब देखिए उदाहरण क्या है? समाचार सुनना, टेलीफोन पर वार्तालाप करना, खेलते समय अपने साथियों को समझाना, 2 व्यक्तियों द्वारा आपस में बातचीत करना। तो ये सारे उदाहरण क्या हैं? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग जान लें कि मौखिक भाषा क्या है। तो सुनकर तथा बोलकर अपने भाव व विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। अब हम लोग भाषा का जो दूसरा रूप है लिखित भाषा, उसे जानेंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। अब लिखित भाषा के बारे में जानने से पूर्व हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। अब लिखित गृह कार्य करना, नीचे की पंक्तियों में देखिए। परीक्षा देते समय उत्तर पुस्तिका पर लिखना, या फिर अभी कक्षा हो रही है, कक्षा में जो भी महत्वपूर्ण बात बताए जा रहे हैं उसको कॉपी में लिखना, किसी को पत्र लिखना। ठीक है। किसी को पत्र लिखना। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हो सकते हैं। तो अब हम लोग बच्चों जानेंगे कि भाषा का जो लिखित रूप है, लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो जब पढ़कर
तथा लिख कर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कहने का तात्पर्य, जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, तो लिखकर अपने विचारों को या भावों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का क्या होता है, लिखित रूप हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि बोली किसे कहते हैं। प्रतिदिन तो हम लोग वार्तालाप भाषा में करते हैं, तो यह बोली क्या है, बोली किसे कहेंगे। तो सर्वप्रथम बोली के बारे में हम लोग जानते हैं कि बोली किसे कहते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहेंगे, बोली कहेंगे। भारत देश में हिंदी की कुछ प्रचलित बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज आदि। हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार में भी कई सारी बोलियां बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, अंगिका, मैथिली आदि। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। और बच्चों, मैं लिपि के बारे में बताऊंगी कि यह लिपि क्या होता है। ठीक है, तो संसार में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी भाषाओं की एक निश्चित लिपि होती है। तो इसका अब एक लिपि के बारे में हम लोग परिभाषा जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि लिपि से आप क्या समझते हैं, लिपि किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो मौखिक ध्वनियों को, जो कुछ हम लोग बोलते हैं, तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कि जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं तो उसको जब लिखते हैं, कापी में लिखते हैं या फिर पुस्तक में लिखी रहती है, तो ये और लिखने के दरमियान जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम लोग बात करेंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की भी कुछ परिभाषा होगी। हम लोग आपस में वार्तालाप तो भाषा के माध्यम से करते हैं, लेकिन हम लोग सही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, या कोई वाक्य बोलते हैं तो गलत वाक्य बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, इसका ज्ञान हमें कैसे होगा, कैसे जानेंगे कि हम सही बोल रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे कि व्याकरण के बारे में उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है व्याकरण। अब शिवम यहाँ दिया गया है, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शिवम ने गाना गाई। बच्चों, क्या यह वाक्य सही है? शिवम क्या है? लड़का है। लड़का यानी पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए क्या आता है, क्या आता है बताएंगे बच्चे। छोटा भाई गिर गई, यहाँ भी गलती है, गिर गया होगा। शिवम ने गाना गाया, यह होगा। दोनों बहनें अच्छी लेखिका हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ हैं। वाक्य रचना के समय यदि हमें नियमों की सही जानकारी नहीं होगी तो हम वाक्य शुद्ध नहीं बना पाएंगे। भाषा के इन नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरण हमें क्या सिखाती है? भाषा का शुद्ध रूप लिखना। ठीक है, तो अब उपर्युक्त पंक्तियों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए उन्हें शुद्ध रूप में लिखेंगे। शिवम ने गाना गाई के जगह पर क्या हो जाएगा? शिवम ने गाना गाया। छोटा भाई गिर गया। दोनों बहनें अच्छी लेखिकाएँ हैं। ठीक है, तो अब हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा जान लें। ठीक है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देता है। इतना स्पष्ट हो गया कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पाठ जो भी हम लोगों ने कक्षा में पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति कर लें
कि भाषा हमारे भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम। क्या है? भाषा हमारे भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब बोली किसे कहते हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? बोली। जैसे बिहार में हम लोग रहते हैं तो यहाँ मगधी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, मैथिली। तो ये सारी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं? बोली के अंतर्गत। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। लिपि के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग व्याकरण के बारे में भी फिर से थोड़ा बहुत जान लें कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देता है। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया बच्चों। अब आगे हम कुछ देखेंगे। कुछ मैं आप लोगों से के सामने प्रश्न रखना चाहती हूँ कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाना है। चिन्ह लगाना है हम लोगों को जो विकल्प सही है। तो क में दिया गया है कि इनमें से कौन सा रूप मौखिक भाषा का नहीं है। इनमें से कौन सा रूप मौखिक भाषा का नहीं है। तो जब हमने भाषा की परिभाषा जान ली, भाषा के रूपों के बारे में जाना, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, तब हम लोगों को अब ज्ञात होना चाहिए कि सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा रूप मौखिक भाषा का नहीं है? मौखिक भाषा का फ़ोन पर बात करना क्या है? मौखिक भाषा का रूप है। भाषण देना भी मौखिक भाषा का है। SMS भेजना क्या है? क्या है? इसका आंसर क्या होगा? SMS भेजना। ठीक है। रेडियो से भी हम लोग सुनते हैं, वहाँ लिखते तो नहीं हैं। अब और उदाहरण देखेंगे। ख में दिया गया, इनमें कौन सा रूप लिखित भाषा का है? पत्र लिखना। पहला ही आंसर मिल गया, पत्र लिखना। रेडियो सुनना मौखिक है। समाचार पत्र पढ़ना भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। पुस्तक पढ़ना यह भी मौखिक है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। ग में दिया हुआ है, श्वेता के माता पिता गुजराती हैं। श्वेता के माता पिता गुजराती हैं। वह घर में गुजराती, बाहर हिंदी तथा अंग्रेजी में बात करते हैं। श्वेता भी तीनों भाषाएं जानती हैं। श्वेता की मातृभाषा कौन है? कौन सी भाषा हो सकती है? जब वह गुजरात में रहती है तो उसकी मातृभाषा क्या हो सकती है? गुजराती। ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही। तब तक के लिए बाय।